हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम आ गए हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। हम आज स्टार्ट करेंगे सीजीपीएससी एसीएफ के पेपर 2 का इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट या पर्यावरण में सबसे पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि है ना, तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, फिर बायोडाइवर्सिटी के स्तर देखेंगे, इसे 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, फिर इसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, फिर अक्षांशीय विस्तार। जैसे कि अक्षांशीय आप लोग सभी जानते हैं, आपने सीजीपीएससी एसीएफ के 2016 और 17 का पेपर आपने देखा होगा, जिसमें अक्षांशीय विस्तार से क्वेश्चन आया है और जैव विविधता के स्तर से भी प्रश्न आया है, प्लस जैव विविधता के मापन से भी प्रश्न आया है। तो हम उन सारे टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें जैव विविधता से बहुत सारे प्रश्न को कवर किया गया है। इसके अलावा कुछ मेगा डाइवर्सिटीज़ हैं, है ना, तो वो हमको देखना है। और भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र हमको देखना है, जैव विविधता वाले क्षेत्र हमको देखना है। तो भारत में जितने भी जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जैव का मतलब है कि जीवित जीव जंतु या फिर वनस्पतियां जो कि जीवित है, और विविधता मतलब अलग अलग। तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। उन्हीं विभिन्नताओं को, ये प्रजाति विभिन्नताएं भी हो सकती है, पारिस्थितिकी विभिन्नताएं भी हो सकती है, तो किसी भी स्तर की विभिन्नताएं हो सकती है, और आनुवंशिक विभिन्नताएं भी हो सकती है। तो जीवों में या वनस्पतियों में पाए जाने वाली विविधताओं को ही जैव विविधता कहा जाता है। अब ये जो जैव विविधता है, ये जैविक विविधता, जैविक और जैव दोनों में बहुत अंतर है। तो ये जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप है ना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संक्षिप्त रूप है बायोडाइवर्सिटी। ठीक, तो अब हम ये देखते हैं कि जैव विविधता का जो नामकरण दिया था वो सबसे पहले किन्होंने दिया था। तो जैव विविधता का नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। 1985 में वॉल्टर जी रोजेन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि जैव विविधता का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? वॉल्टर जी रोजेन ने। ठीक, जैव विविधता, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसे कहा जाता है? जैव विविधता के पितामह किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का पितामह या फिर फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि जैविक विविधता, जिसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं, ये जो शब्द है ये लवजॉय नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब हम ये देखेंगे जैव विविधता क्या है, वो तो हमने देख लिया। जैव विविधता के कुछ आवश्यक जो टर्म्स थे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, इनका नामकरण किसने दिया, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, ये हमने देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कि जैव विविधता से प्रश्न पूछ सकता है वो ये है कि महत्वपूर्ण दिवस, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिवस आप याद रखिएगा, एक है 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है 24 नवंबर। तो ये 2 महत्वपूर्ण दिवस हैं, 22 मई को जैव विविधता दिवस और 24 नवंबर को जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जैव विविधता दिवस मनाया तो जाता है, लेकिन जैव विविधता दिवस को मनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रकृति में प्राकृतिक और पर्यावरणीय संतुलन को व्यवस्थित रखने के लिए, ठीक है, प्लस इसमें हम ये भी देखेंगे कि जैव विविधता के महत्व को समझाने के लिए। ठीक है, तो प्रकृति में या प्राकृतिक और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए और जैव विविधता के महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक वर्ष हम देखेंगे 22 मई को, प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाने की जो घोषणा की गई थी, जैव विविधता दिवस मनाने की जो घोषणा है वो 29 दिसंबर 1992 में जैव विविधता सम्मेलन जो कि नैरोबी में हुआ था उसमें की गई थी। और फिर इस घोषणा के फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता के बारे में हमने जितनी भी एसेंशियल चीज़ें थी जो कि ऊपर से बहुत इम्पॉर्टेंट है वो तो हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि जैव विविधता के स्तर कौन कौन से हैं।
तो जैव विविधता के स्तर को हम जानेंगे। तो जैव विविधता के स्तर के बारे में हम जानते हैं। अब हम देखेंगे जैव विविधता के प्रमुख स्तर। तो जैव विविधता को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला आनुवांशिक स्तर, दूसरा है प्रजाति स्तर और तीसरा है पारिस्थितिकीय स्तर या पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता और पारिस्थितिकी जैव विविधता, ये जो 3 स्तर हैं ये क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। आनुवांशिक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आनुवांशिक पदार्थों के आधार पर पाई जाने वाली विभिन्नता। अब आनुवांशिक पदार्थों के आधार पर पाई जाने वाली विभिन्नता का मतलब क्या है? जैसे कि मैं मनुष्य का उदाहरण ले लेता हूँ। यहाँ पे जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य अलग अलग, हर मनुष्य एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, है ना। मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य का जीन तो सब सेम है ना, लेकिन सारे मनुष्य एक जैसे दिखाई देते हैं क्या? मनुष्य में, हर मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या, गुणसूत्र की जो संख्या होती है 46 होती है, ठीक है। मनुष्य एक प्रजाति होमो सेपियंस, लेकिन क्या उस प्रजाति में सारे जीव एक जैसे दिखाई देते? नहीं दिखाई देते। इसका ये मतलब है कि हर मनुष्यों में आनुवांशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो उनके जीन्स में होने वाले चेंज को बोलते हैं आनुवांशिक विभिन्नता। हर मनुष्य एक दूसरे से अलग दिखाई देता है, ठीक। किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, ठीक है। कोई तो आनुवांशिक विभिन्नता के आधार पर, मतलब जैसे उनके माता पिता होंगे उसी प्रकार से उनके आने वाले वंशज होंगे। तो आनुवांशिक विभिन्नता के कारण सारे मनुष्य एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं प्रजाति विभिन्नता। किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की अगर मैं बात कर लूँ या किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की मैं बात कर लूँ, जैसे अगर मैं बात कर लूँ कि हमारे साथ घास के मैदान की बात कर लूँ, या फिर मैं बात कर लूँ कि हमारे साथ कौन कौन सी प्रजातियाँ और विद्यमान है बाहर। तो जैसे कि हम इंसान रहते हैं, हम इंसानों के साथ डॉग भी रहते हैं, कैट भी रहते हैं, गाय भैंस, ये सब तो हमारे साथ एक ही वातावरण में रह रहे हैं ना, ठीक है। तो हमारा जो स्थलीय वातावरण है, हमारे स्थल में हमारे साथ कौन कौन रह रहा है? हमारे साथ अलग अलग प्रजातियों वाले जीव भी रह रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे प्रजाति जैव विविधता। लेकिन पारिस्थितिकी जैव विविधता, अगर पारिस्थितिकी शब्द का यहाँ पे प्रयोग कर रहा है तो पारिस्थितिकी का मतलब होता है अलग अलग वातावरण में रहने वाले। जैसे कि स्थल में कौन रहता है? स्थल में हम रहते हैं, मनुष्य, गाय भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब स्थल में रहने वाले हैं। तो ये तो हो गया, एक तो हो गया स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा है जलीय, हम जल के अंदर नहीं रह सकते। तो जल में, पानी में कौन रहता है? पानी में रहती मछलियाँ, है ना। तो पानी में रहने वाले जितने भी जानवर हैं, जितने भी पानी के अंदर जितने प्रकार के भी जानवर रहते हैं, वो सब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार होता है रेगिस्तान का, उसी प्रकार होता है वन का, उसी प्रकार होता है घास के मैदान का। तो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो जैव विविधता के 3 स्तर एक हो गया आनुवांशिक, जिसमें कि आनुवांशिक पदार्थों के आधार पर विभिन्नताएं दर्शाया गया। प्रजाति, जिसमें कि किसी एक पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले अलग अलग प्रजातियों के बारे में बताया गया है। और पारिस्थितिक में अलग अलग वातावरण में या अलग अलग माहौल में रहने वाले, जैसे कोई स्थल में रहता है, कोई जल में, कोई रेगिस्तान में, कोई घास के मैदान में, कोई वन में। तो इस प्रकार अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को डिवाइड किया गया है, ठीक। अब देखते हैं कि जैव विविधता की आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। तो जैव विविधता हमेशा उन्हीं क्षेत्र पर पाई जाएगी जहाँ पर उच्च ताप होगा, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, और दूसरा जहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होती हो, ठीक है। तो जहाँ पर ताप अधिक हो और जहाँ पे वर्षा सर्वाधिक हो, हमेशा जैव विविधता उन्हीं क्षेत्र में पाया जाएगा। जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है। अब ये जो पृथ्वी है, हम देखते हैं कि यहाँ पे बीच में होता है भूमध्य रेखा, भू के मध्य में भूमध्य रेखा, ठीक। अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएं तो इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा, ठीक। और उत्तर से दक्षिण की तरफ आए तो इसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। तो ऊपर वाली रेखा कर्क रेखा और नीचे वाली मकर रेखा, ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री, 23.5 डिग्री तक कर्क रेखा, फिर मकर रेखा, ठीक है। तो यह है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, नीचे मकर रेखा 23.5 डिग्री, बीच में भूमध्य रेखा। हमारा जो भारत है वो हम जानते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री तक ये इसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें तो, ठीक है। तो अगर इसका अक्षांशीय विस्तार इतना है, मतलब ये जो है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन सबसे पहले तो ये देखिएगा कि इस माहौल में यहाँ पर
सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान सर्वाधिक होता है और तापमान सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पे जैव विविधता भी ज़्यादा होती है, क्योंकि तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ वर्षा भी ज़्यादा होगी और वर्षा ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जैव विविधता वाले क्षेत्र भी ज़्यादा होंगे। तो इस जगह पर जितने भी देश आते हैं वो सारे के सारे देशों में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। तो हमारा भारत भी इन्हीं में एक है जहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री तक है, ठीक है। तो ये जो भारत का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार जो है, जिसमें कि कर्क रेखा भी आती है ना, तो यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार में हम देखेंगे, अब यहाँ पे भारत है तो भारत यहाँ पे रहने की वजह से जो भारत के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर अधिक ताप और अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए वो जैव विविधता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रश्न आया था एग्जाम में अक्षांशीय विस्तार से संबंधित कि अगर आप अक्षांशीय विस्तार से दूर जाएंगे, मतलब ध्रुव की तरफ जाएंगे नॉर्थ और साउथ में, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होने की वजह से वर्षा भी कम होती है और वर्षा भी कम होगी तो जैव विविधता में भी कमी आएगी। और इसी प्रकार आप अगर भूमध्य रेखा से मतलब ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ध्रुव की तरफ आने पर सेम ताप में कमी, वर्षा में कमी और जैव विविधता में भी कमी। लेकिन अगर ध्रुव से अक्षांशीय विस्तार या ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तब जैव विविधता में आपको धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा वाला जो लाइन है यहाँ पे सूर्य किरणें सीधी पड़ती है और यहाँ पे अत्यधिक ताप और वर्षा अधिक होती है, इस वजह से यहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। अब हम देखते हैं जैव विविधता का मापन। तो जैव विविधता के मापन को समझते हैं। तो जैव विविधता के मापन का श्रेय जो जाता है वो 3 वैज्ञानिकों को जाता है। एक है पॉल विलियम्स, दूसरा है डिक वेन राइट और तीसरा है क्रिस हम्फ्रीज, ठीक है। इन 3 वैज्ञानिकों को जैव विविधता के मापन का श्रेय जाता है, पॉल विलियम्स, डिक वेन राइट और क्रिस हम्फ्रीज, ठीक। इन्होंने वर्ल्ड मैप नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसकी वजह से ये जैव विविधता का मापन करते थे, या जिसमें ये जैव विविधता का मापन करते थे। तो जैव विविधता के मापन को इन्होंने 3 तरीकों में विभाजित किया है। सबसे पहले तो अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरा है बीटा डाइवर्सिटी और तीसरा है गामा डाइवर्सिटी। अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक। अब हम देखते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है? तो अल्फा डाइवर्सिटी में हम जैव विविधता में जब जैव विविधता का मापन करते हैं तो उसमें हम अल्फा डाइवर्सिटी में जो प्रजाति है, प्रजातियों की कुल संख्या का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर प्रजातियों की कुल संख्या का अध्ययन करेंगे तो वो आ जाएगा अल्फा डाइवर्सिटी में, ठीक। और प्रजातियों की कुल संख्या के बाद अब वो प्रजाति जो है उनकी संरचनात्मक विविधता कि उनमें कैसी विविधताएं पाई जाती है, वो स्ट्रक्चरली कैसे डिफरेंट हैं, तो अगर इसका स्टडी करेंगे तो वो हो जाएगा बीटा डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले तो प्रजातियों की अगर संख्या का अध्ययन करेंगे तो अल्फा डाइवर्सिटी, और संख्या के बाद संरचनात्मक विविधता का अध्ययन करेंगे तो बीटा डाइवर्सिटी, और प्रजातियों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन करेंगे तो वो हो जाएगा गामा डाइवर्सिटी। अब इस गामा डाइवर्सिटी से ACF में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रजातियों के बीच जो अंतःक्रिया होती है जो कि गामा डाइवर्सिटी के अंतर्गत आता है, ये गामा डाइवर्सिटी किस पर निर्भर करती है? तो गामा डाइवर्सिटी भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये जो गामा डाइवर्सिटी है ये निर्भर करती है भौगोलिक कारकों पर। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आज हमने जैव विविधता में जो भी चीज़ें देखी कि जैव विविधता क्या है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उसके स्तर, उसकी आवश्यक शर्तें, उसका अक्षांशीय विस्तार, जैसे कि मैंने बताया कि भारत जो है ना, उसका अक्षांशीय विस्तार कैसा है और उसमें किस तरीके से जैव विविधता पाई जाएगी, और जैव विविधता का मापन जो कि अल्फा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी हमने देखा है। तो ये जैव विविधता का इंट्रोडक्शन क्लास था। इससे बहुत सारे प्रश्न ACF के पुराने एग्ज़ाम्स में 2016 और 17 में पूछे गए हैं। तो ऐसा आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कुछ भी अगर डाउट हो आज के सेशन में, आज के इस लेक्चर में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में भारत में जो जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, और साथ में मेगा डाइवर्सिटी, जैव विविधता का ह्रास, उसका संरक्षण, ये इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक ही लेक्चर जो इसके बाद बनाऊं उसमें सारा का सारा चीज़ आपको कवर कर दूं, ताकि आपको ज़्यादा किताबें देखने ना पड़े। और ऐसा उम्मीद करता हूं कि आज के पढ़ाए हुए लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें आपको काम में आएंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करना ना भूलें।